Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to innovation led economy. So first point is India is at crucial stage where sustained economic growth will depend on innovation driven development rather than only low cost labor or services, requiring strong investment in research, technology and entrepreneurship. तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम अ लो कॉस्ट इकोनॉमी टू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वेयर ग्रोथ इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़ ज़्यादा दैन चीप लेबर अलोन। मतलब इसका ये मतलब है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इकोनॉमिक ग्रोथ वो केवल कैन नॉट रिलाई ऑन अ चीप लेबर और ट्रेडिशनल सर्विसेज। मतलब जो इंडिया का जो इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ है अब वो केवल रिलाई नहीं कर सकता है चीप लेबर और ट्रेडिशनल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ पर। इंस्टीड इट मस्ट इंक्रीज डिपेंड ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी टू सस्टेन हाई ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसके बजाय इंडिया को इट मस्ट इंक्रीजिंगली उसको बढ़ाना चाहिए डिपेंड ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशियल एक्टिविटी जो सस्टेन करेंगे हाई ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। Second point, India's R&D expenditure remain low around 0.6-0.7% of GDP compared to innovation leaders like the USA, China or South Korea, highlighting the need for increased public and private sector investment in research and advanced technologies. तो जो इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का केवल 0.6 और 0% ऑफ जीडीपी है। अगर हम कंपेयर करें इनोवेशन लीडर जैसे यूएस और चाइना और साउथ कोरिया से जो कि बहुत कम है, जो हाईलाइट कर रहा है नीड फॉर इंक्रीज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D इन रिसर्च एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। थर्ड पॉइंट, अ मेजर चैलेंज इज द वीक लिंक बिटवीन यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री which limits commercialization of research and slows the transformation of scientific discoveries into market innovation। तो जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइट कर रहा है एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है इंडिया की इनोवेशन सिस्टम में, जहाँ पे लैक है मतलब कमी है इफ़ेक्टिवनेस कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, जो रोकती हैं विच प्रिवेंट साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड इनटू कॉमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे इंडिया में क्या है कि कोलैबोरेशन ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में और इंडस्ट्रीज़ में, जो साइंटिफिक नॉलेज को रोकती हैं फ्रॉम बीइंग, जो ये अगर इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में अगर कोलैबोरेशन हो जाए तो हम कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कॉमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में। फोर्थ पॉइंट, इंडियाज़ इनोवेशन इकोसिस्टम मस्ट स्ट्रेंथन स्टार्टअप इंक्यूबेशन intellectual property creation and technology transfer system so that research output translate into globally competitive products and services। तो ये स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिया के लिए टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमी इट मस्ट उसको इम्प्रूव करना चाहिए सिस्टम जो हेल्प करे कन्वर्ट रिसर्च और आइडियाज़ को इनटू सक्सेसफुल बिजनेस और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इन अ ग्लोबल मार्केट। 5 point, government initiatives such as startup promotion, digital public infrastructure and technology missions are helping create an enabling ecosystem, but deeper structural reform are needed to scale innovation। तो जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जैसे स्टार्टअप प्रमोशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मिशन, वो जो हेल्प कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं एक मेकिंग इकोसिस्टम या इनेबल कर रहे हैं इकोसिस्टम, बट दिस इज़ नॉट इनफ। वी नीड डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और नीडेड टू स्केल मोर इनोवेशन। 6 point, strengthening human capital through STEM education, advanced skills and collaboration between academia and industry is essential for building a knowledge based economy। तो हमको क्या करना है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसानों को, यूथ को, थ्रू स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक, T for technology, E for engineer, M for mathematics education,
एडवांस स्किल और कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया और इंडस्ट्री जो एसेंशियल है फॉर बिल्डिंग अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। 7 point India should focus on frontier technologies such as artificial intelligence, semiconductors, biotechnology, and green energy, which are becoming central to global economic competitiveness and strategic security. तो इंडिया को फोकस करना चाहिए कहाँ पे? ऑन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी, जो क्या है, जो बिकम मतलब बन रहा है एक सेंट्रल टू ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। 8 point फॉर इंडिया टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन दैट इज विकसित भारत 2047 policies must prioritize mission driven R&D programs, regulatory flexibility and innovation clusters, enabling a shift from consumption led to economy driven growth model। तो इंडिया को इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए उसको एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विज़न की ज़रूरत है, जैसे विकसित भारत 2047। जो पॉलिसीज़ कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए, जो प्रायोरिटीज़ देना चाहिए, मस्ट प्रायोरिटीज़ मिशन ड्रिवन R&D प्रोग्राम में, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन क्लस्टर्स जो बनाएगा एक शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन लेड टू technology driven growth model। And the second article is related to the Essential Commodities Act. So first point is the Essential Commodities Act was enacted in 1955 to ensure the availability of essential goods to the public at fair prices and to prevent hoarding, black marketing and artificial scarcity of critical commodities। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो इनेक्टेड हुआ था इन 1955। किस लिए हुआ था? इंश्योर करने के लिए द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स, मतलब एसेंशियल गुड्स हमारी पब्लिक को अवेलेबल हों टू द पब्लिक एट फेयर प्राइस, मतलब एट अ जस्ट प्राइस, टू प्रिवेंट टू स्टॉप होर्डिंग। मतलब होर्डिंग मतलब क्या होता है कि मान लो कोई क्राइसिस आ जाती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ को एकदम स्टोर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं होर्डिंग। और ब्लैक मार्केटिंग, फिर उस होल्डिंग इतनी ज़्यादा कर लेंगे, मे बी आगे चल के उसको ब्लैक मार्केट करें, मे बी उसको ज़्यादा प्राइस में बेचें। तो ब्लैक मार्केटिंग और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज़। Second point, the Act empowers the central government to regulate or control the production, supply and disruption, storage and trade of essential commodities in the interest of the general public। जो एक्ट है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे और कंट्रोल करे द प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, सप्लाई उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और ट्रेड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, general public। Third point, commodities that can be declared essential include foodstuffs, petroleum and petroleum products, fertilizers, drugs, seeds and edible oils, and the government can add or remove item from this list depending on the situation। तो जो कमोडिटीज़ कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड है और डिक्लेयर्ड है एसेंशियल, इंक्लूड एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे हो गया फूड स्टफ्स हो गए जो खाने से रिलेटेड, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गया, ड्रग्स हो गए, शीट्स हो गए और ईटेबल ऑयल हो गया। और गवर्नमेंट इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं आइटम्स फ्रॉम दिस लिस्ट, डिपेंडिंग करता है ऑन द सिचुएशन। फोर्थ पॉइंट, अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज स्टॉक लिमिट्स, रेगुलेट प्राइसेस और कंट्रोल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कंडक्ट रेट्स अगेंस्ट ट्रेडर्स टू कर्ब होर्डिंग एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है? गवर्नमेंट कैन इम्पोज, मतलब इम्पोज कर सकता है स्टॉक लिमिट्स को कि इतना ही प्रोडक्ट हमको देना है, उस मतलब स्टॉक की लिमिट्स कर सकता है, प्राइस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर सकता है मूवमेंट ऑफ गुड्स की, और कंडक्ट रेट्स भी कंडक्ट कर सकता है अगेंस्ट ट्रेडर्स। किस लिए? टू कर्ब, टू कंट्रोल करे होर्डिंग, जो होर्ड कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, और इंश्योर करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो प्रोडक्ट का। 5 point, violation of the act such as hoarding, illegal storage or black marketing can lead to penalties including fines,
कन्फिस्केशन ऑफ स्टॉक और इम्प्रिजनमेंट। अगर इस एक्ट का वॉल्यूशन हो सकता है तो क्या पनिशमेंट हो सकती है? जैसे आपने होर्डिंग कर ली, इलीगल स्टोरेज कर ली और ब्लैक मार्केटिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेनाल्टीज़ भी हो सकती है, जैसे कि फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है। आपने जो स्टॉक रखा उसको कॉन्फिस्केट मतलब होता है उसको सीज़ कर लेना, और इम्प्रिजनमेंट आपको जेल भी हो सकती है। 6 पॉइंट द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 deregulated several agriculture commodities, cereals, pulses, onion, potatoes, edible oils, and allowed stock limits to be imposed only under extraordinary situations like war, famine, natural calamity, or extreme price rise. तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है वो डीरेगुलेटेड करता है सेवरल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, जैसे सीरियल्स अनाज हो गए, दाल हो गई, प्याज हो गया, आलू हो गया, और ईटेबल ऑयल जो खाने वाले तेल होते हैं, और अलाउड करेगा स्टॉक लिमिट्स को, और इम्पोज करेगा ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे वॉर हो गया, कोई महामारी फेमाइन हो गई, या नेचुरल कलामिटी कोई आ गया, या एक्सट्रीम प्राइस राइज बढ़ गया, तो उस कंडीशन में आप केवल स्टॉक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। 7 पॉइंट करंट न्यूज़ 2026 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन्वोक्ड द एक्ट टू प्रायोरिटाइज LPG एंड नेचुरल गैस सप्लाई due to disruption in global energy supply caused by geopolitical tension in West Asia, ensuring domestic consumers and transport sectors receive adequate fuel। तो जो करंट न्यूज़ है 2026 की, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को फिर एक बार से इन्वोक किया है, जिसको प्रायोरिटीज़ दी है LPG को और नेचुरल गैस सप्लाई को, क्योंकि इसमें डिसरप्शन आ गया है इन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, जो इंश्योर कर रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो रिसीव करे एडिक्वेट फ्यूल। 8 पॉइंट अथॉरिटीज़ ऑल्सो यूज द एक्ट टू क्रैक डाउन ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ LPG सिलेंडर्स एंड फ्यूल्स with recent raids and arrests in India cities to maintain stable supply and prevent illegal resale। तो अथॉरिटीज़ इसको यूज़ करती हैं इस एक्ट को टू क्रैक डाउन ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, मतलब होर्डिंग को क्रैक डाउन कर देना, या ब्लैक मार्केटिंग ऑफ LPG सिलेंडर ऑफ फ्यूल्स, जो अभी रिसेंट रेड्स हुई हैं और अरेस्ट हुए हैं इन इंडियन सिटीज़ में, जो मेंटेन करे स्टेबल सप्लाई और प्रिवेंट करे इलीगल रीसेल को।